सुमन जी प्रकाशिय निकाल लीजिए। आचार्य कल्प, एक मिनट में फोन को साइलेंट पे कर दूं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की सर्वमान्य ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यह नवीन संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्यात्म जगत में आज सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित है। यह ग्रंथराज हस्तलिखित और अनेक भाषाओं में प्रकाशित होकर लाखों की संख्या में जन जन तक पहुंच चुका है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी छप चुका है, जो विदेशों में काफी लोकप्रिय हुआ है। इस ग्रंथ की मांग निरंतर बनी रहती है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह ग्रंथराज तत्कालीन साहित्यिक भाषा ब्रज में लिखा गया था, जिसमें स्थानीय भाषा डुंडारी का भी था। पंडित टोडरमल द्वारा हस्तलिखित इसकी मूल प्रति भी सुरक्षित है और उपलब्ध भी है। ये जो टोडरमल मंदिर है ना जयपुर में, उसमें है ये। इसके विशेष प्रचार प्रसार के लिए सन 1965 में टोडरमल स्मारक भवन के शिलान्यास समारोह के अवसर पर पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से प्रस्ताव आया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मूल प्रति के आधार पर इसका एक प्रामाणिक अनुवाद आधुनिक हिंदी खड़ी बोली में कराया जाए और बहुत बड़ी संख्या में उसका सुंदरतम प्रकाशन कर अल्प मूल्य में घर घर तक पहुंचाया जाए। फलस्वरूप हस्तलिखित मूल प्रति के संपूर्ण पृष्ठों की फोटोस्टेट कॉपियां तैयार कराई गई, जो आज भी जयपुर, बंबई और सोनगढ़ में सुरक्षित, मतलब 1965 में ही का सबसे पहले हुआ, उसके पहले तो था ही नहीं। उक्त फोटो कॉपी के आधार पर श्री मगनलाल जैन ने संपूर्ण ग्रंथ का खड़ी बोली में भाषा परिवर्तन बड़ी ही लगन से किया। पूज्य श्री कांजी स्वामी के सानिध्य में बैठकर पंडित श्री रामजी भाई, माणिकचंद दोषी, पंडित हिम्मतलाल जेठा भाई लाल शाह, पंडित श्री खीमचंद जेठालाल सेठ, ब्रह्मचारी चंदू भाई तथा श्री नेमीचंद पाटनी आदि ने सूक्ष्मता से उसको मिलन करके देखा। तत्पश्चात उसे प्रकाशन में दिया, जिसका 11,000 का प्रथम संस्करण सन 1966 में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण प्रकाशित करते समय संपादन संबंधी अनेक कमियां ध्यान में आई, परंतु उस समय ग्रंथ की तीव्र मांग होने से तथा तत्काल कोई संपादक उपलब्ध न होने से इसका दूसरा संस्करण भी उसी रूप में प्रकाशित करना पड़ा। तत्पश्चात डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्य से स्वर्गीय पंडित जैन सुखदास जी न्याय तीर्थ एवं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पंडित टोडरमल व उनके मोक्षमार्ग प्रकाशक पर विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य करने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने गहरे अध्ययन एवं महत्वपूर्ण शोध खोज के साथ एक शोध प्रबंध तैयार किया, जिस पर उन्हें इंदौर विश्वविद्यालय से भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व नामक उक्त शोध प्रबंध पंडित टोडरमल स्मारक में से अगस्त 1973 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। मतलब भारिले जी ने इसी पे किया शोध। डॉक्टर साहब के अनुसंधान और अनुभव का लाभ उठाने की दृष्टि से इसके प्रति संस्करण में भी उनके द्वारा लिखित सारगर्भित 28 पृष्ठीय प्रस्तावना प्रकाशित की गई। शोध कार्य के समय इसके संपादन की कमियां डॉक्टर साहब के ध्यान में विशेष रूप से आई। इसमें लगे अटपटे शीर्षक, हेडिंग एवं अनावश्यक लंबे लंबे पैराग्राफ आदि विषय को सहज बोधगम्य करने की बजाय दुरूह कर देते हैं। इसकी ओर उन्होंने अनेक व्याख्यान भी दिलाया। विचार करने पर प्रतीत हुआ इसमें हेडिंग, पैराग्राफ आदि टोडरमल जी ने तो नहीं लगाए, मूल में तो विराम, अर्धविराम आदि भी नहीं है, तब
क्यों न एक बार मूल ग्रंथ के आधार पर सही संपादन कर उसे प्रकाशित कराया जाए। परस्पर विचार विनिमय करके यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य डॉक्टर साहब ही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसका सभी दृष्टियों से विशेष परिचय प्राप्त किया। फलस्वरूप माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा सुसंपादित चौथा संस्करण भी दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसकी 11,000 प्रतियां 1.5 वर्ष में ही समाप्त हो गई। इसके संपादन में जो कुछ भी किया गया उसका स्पष्टीकरण डॉक्टर भारिल्य ने संपादकी में किया। बार बार छपाने में, प्रूफ संशोधन आदि में भी अत्यधिक श्रम करना पड़ता है और समय भी बहुत लगता है। इस दृष्टि से संपादित उक्त संस्करण के नेगेटिव तैयार कर लिए, जिनके द्वारा अब तक के संस्करण प्रकाशित होकर जन जन तक पहुंचते रहे। पूर्व में जो 12 संस्करण प्रकाशित हुए वे सब छपाई की पुरानी पद्धति लेटर प्रेस के टाइप से कंपोज होकर ऑफसेट पद्धति से छपे। इस 20वीं शताब्दी में प्रिंटिंग व कंपोजिंग की नई पद्धति का तेजी से विकास हुआ। कंप्यूटर द्वारा कंपोज का कार्य अति सुगम हो गया। अब शीघ्रता से आकर्षक विभिन्न टाइपों में कुछ ही क्षणों में कंपोज का कार्य हो जाता है। जयपुर प्रिंटर्स के व्यवस्थापक स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी की हार्दिक इच्छा थी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पुनः नए सिरे से कंप्यूटर द्वारा कंपोज कराकर ऑफसेट प्रणाली से मुद्रित किया जाए। उन्होंने डॉक्टर भारिल्य के समक्ष अपनी भावना व्यक्त की और कहा, मैं अपने खर्चे से ही कंपोज का कार्य कराना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने खुशी खुशी कंपोजिंग की स्वीकृति प्रदान कर दी। फलतः 13वां संस्करण उनकी ओर से कंप्यूटर द्वारा कंपोज होकर बड़े टाइप में प्रकाशित किया गया। उसी नेगेटिव से अनवरत 26 संस्करण प्रकाशित होते रहे। अब यह नवीन 27वां संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे में 24 और 25 लिखा है। आपका पुराना होगा, ये कौन सा हाँ। मेरा संस्करण है? मेरा ये 27वां संस्करण है। वो नए नए जब भी होते ना तो मतलब ये मेरा 27वां है ना, आपका 25वां होगा, 24वां लिखा। हाँ। इस संस्करण में पृष्ठ नंबर पूर्ववत ही रखे गए ताकि पाठकों को कठिनाई ना हो। जिन्हें विषय के पुराने पृष्ठ नंबर तक याद है, वो उनको बिल्कुल वो जो थे अपने अभी, हाँ, उनको कितने नंबर याद थे, इस पेज पे ये लाइन, ये पैराग्राफ। इस अनुपम ग्रंथ को घर घर पहुंचाने और इसे जन जन की वस्तु बनाने का मूल श्रेय तो पूज्य श्री कांजी स्वामी को है। एक मिनट ना, मैं दरवाजा खोल दिया। धीरे से कर लेना, कांच के बर्तन ना अलग ही। गर्म पानी आ रहा है, थोड़ा धीरे खोलना तो पूरा चलता है। आराम आराम से कर लेना। सही में गुरुदेव श्री का तो उपकार ही है अपने ऊपर। मतलब सच में इतना खोलता नहीं ना, जैसे मुमुक्षु समाज नहीं रहता, गुरुदेव नहीं खोलते तो इतना कुछ खोल के जिनवाणी मिलती ही नहीं। मतलब वही क्रियाओं में अटके रहते अपन कि पूजा कर ली, पाठ कर लिए, व्रत उपास कर लिया, ऐसा कुछ समझते ही नहीं। इस अनुपम ग्रंथ को घर घर पहुंचाने और इसे जन जन की वस्तु बनाने का मूल श्रेय तो पूज्य श्री कांजी स्वामी को है, जिन्होंने इस ग्रंथ पर अनेक बार प्रवचन किए, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणों के नाम से प्रकाशित भी हो चुके हैं। वे अपने प्रवचनों और चर्चा में अनेक बार इस ग्रंथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। उनके सानिध्य में सोनगढ़ में लगने वाले शिविरों में यह मुख्य पाठ्य ग्रंथ रहा। पूज्य स्वामी जी के उपकार को हम किन शब्दों में व्यक्त करें? हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिनके द्वारा उनका उपकार व्यक्त किया जा सके। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल्य ने इस ग्रंथ का संपादन कर इसे इतना प्रामाणिक, सुंदर और सहज बोध्यगम बनाने में जो अथक श्रम किया है, उनका मूल्यांकन करना असंभव है।
इसके लिए शोधपूर्ण प्रस्तावना लेखन के लिए डॉक्टर भारिले जी बधाई के पात्र हैं। प्रस्तुत संस्करण में कीमत कम करने के लिए जिन महानुभावों का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ, हम उनके भी आभारी हैं। प्रकाशन विभाग के प्रभारी डॉक्टर अखिल बंसल का योगदान भी हमेशा जैसा रहा, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। आप सभी इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, इस पवित्र भावना के साथ परमात्म प्रकाश भारिले, कार्यकारी मंत्री। मेरे में दूसरा लिखा है मंत्री। वो जो पहले जिन्होंने यशपाल जी ने किया होगा आपके उसमें। मेरे इसमें लिखा है मंत्री श्रीमती रंबा बहन पोपटलाल बोरा ट्रस्ट मुंबई और महामंत्री पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर। विशेष किसी का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम हाँ नहीं है। हाँ, वो क्योंकि ये मेरा और बाद में हुआ है ना। ये मेरा उसके साथ आया था, सिलेबस के साथ। अच्छा, मतलब मैंने ये कोरोना में जब जयपुर शिफ्ट ही हुई थी, संजीव जी के मोक्ष मार्ग के शुरू ही हुए थे और वो बोल रहे थे कि ग्रंथ सबके पास होना चाहिए, इस एड्रेस पर मंगवाओ। तो फिर भेजा था मैंने, तो उस समय आया। तब कुछ समय नहीं आता था, कुछ भी नहीं। अभी क्या करेंगे अपन, ये पढ़ तो रहे ना साथ में, रोज गोधा जी का और अपना गुरुदेव श्री का एक एक प्रवचन सुनते रहेंगे साथ साथ, तो अपने को हम्म, थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। और जैसे कहते भी है ना कि सुनना चाहिए, मतलब प्रवचन सुनते तो और अलग अलग बात समझ में आती है। हम्म, प्रकाश की ये पढ़ लिया हमने हाँ कि सुन रहा मतलब था मैं लेसन सुन रहा था। अच्छा, इसमें यही है कि अलग अलग टाइम में माइनर चेंजेस है। 26वां संस्करण आपके पास, लेटेस्ट 27वां है। सवेरे भी ऐसे ही हुआ। मेरे पास जी वो पुराना है। हाँ, जी जी। उसमें नंबर ही नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, पर हाँ आपका काफी पुराना होगा ना। हाँ, तो पुराना है तो नंबर ही नहीं, तो ये बट उन्होंने यही बोला है कि पेपर नंबर सेम है। सेम हम्म, में, हाँ। हम्म। तो थोड़ा बहुत इधर उधर है, कोई बात बस नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ संपादकीय सर, पेज नंबर 13 है इसमें तो मेरे उसमें। हाँ, वो तेरा पेज नंबर सेम रहेंगे क्योंकि सारे विद्वान कोट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें। सर याद रहते हैं वो। अभिनंदन जी को तो सर लाइन नंबर भी याद है कि किस करेक्ट। पेज कौन सी लाइन पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, वो देखो परिणामों की विचित्रता। अनादि जी। निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित, ये वाले कुछ है ना। हम्म। सो ये, और फिर वो पेज नंबर 80 जो है, चार प्रकार के वो दिखाए ना, सुख दुख, सुख की परिभाषा। तो वो ये हर कोई रिफर करता है, इसलिए उन्होंने पेज नंबर चेंज नहीं किया। ये अच्छी बात है। संपादकीय आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित प्रस्तुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस युग में दिगंबर। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? हाँ नहीं, मैं अपने उस पे कर रहा हूँ। जी जी। हो रही है, लाइव हो रही है। आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित प्रस्तुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस युग में दिगंबर जैन समाज का सर्वाधिक पढ़े जाने वाला ग्रंथराज है। आज अध्यात्म प्रेमी समाज का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक न हो। ऐसी कोई अध्यात्म गोष्ठी नहीं होगी जहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय प्रतिदिन न किया जाता हो। घर घर पहुंच जाने के बाद भी इसकी मांग निरंतर बनी ही रहती है। अपनी विषय वस्तु और भाषा शैली में बेजोड़ इस कृति का एक सुसंपादित सुंदरतम संस्करण प्रकाशित करने की भावना मन में तभी से थी जब मैंने महापंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर शोध कार्य किया। यद्यपि भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष के अवसर पर प्रकाशित संस्करण में प्रस्तावना लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, तथापि समयाभाव एवं अन्य परिस्थितियों के कारण संपादन संभव न हो सका। पढ़िए ना सुमन जी। हम्म। इसके मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संपादन में अब तक प्रकाशित सभी संस्करणों का उपयोग तो किया ही है, फिर भी पंडित टोडरमल जी के स्वयं के हाथ से लिखी गई मूल प्रति की फोटोकॉपी को ही मूलाधार मानकर पाठ रखे गए हैं। मूल प्रति में एक तो ये जो पढ़ा ना हमने, इसका जैसे कहते हैं ना, तो ये पढ़ने का क्या फायदा हुआ
हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो जनरली क्या है, सीधा ग्रंथ की विषय वस्तु पहले अध्याय से मंगलाचरण से शुरू करते हैं। तो इसका क्या फायदा है पढ़ने का? इनफैक्ट मैं तो फर्स्ट पेज से ही देखा था। हाँ, अब जब फर्स्ट पेज देखा ना, आप हम्म देखिएगा सबसे ऊपर का वो हम्म बाउंडिंग, उसको देख के आपको क्या लगता है, नाम और उस पे जो लिखा है। हम्म नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना, ग्रंथ का नाम है। हम्म और जी। फिर बीच में 3 सीढ़ियां बनी हम्म है ना, वो क्या है? फिर वो तो अपने रत्नत्रय की 3 सीढ़ी। रत्नत्रय की है। तो ये मोक्ष मार्ग जो है ना, उसका हम्म प्रकाशक मतलब मोक्ष मार्ग जहां से शुरू होता है रत्नत्रय से, उसके ऊपर प्रकाश डाल रही है। वास्तव जी। शुरुआत वहां से हो रही है ना। बट इन्होंने 3 स्टेप्स बताए। ये इसका भाव कैसे समझोगे? मतलब सम्यक दर्शन नीचे, उसके ऊपर सम्यक ज्ञान, उसके ऊपर सम्यक चारित्र, हम्म इसको कैसे देखोगे आप? वही मोक्ष मार्ग की शुरुआत अगर किसी को करनी है, मोक्ष मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन ही प्रथम सीढ़ी है। उसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और करेक्ट। उसके बाद ज्ञान और चारित्र तो स्वयं में हो ही जाएंगे दर्शन के बाद। मतलब एक स्टेप चढ़ोगे तो दूसरा स्टेप मार्ग में, मार्ग तक मंजिल तक पहुंचने के लिए बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो स्वयं से बढ़ेगा और ज्ञान भी सम्यक हो ही जाएगा, चारित्र भी सम्यक रूप हो ही जाएगा। और राइट। ये भी जैसे अपन ने परीक्षा मुख में पढ़ा था कि जैसे ही श्रद्धान होगा, ज्ञान अपने आप सम्यक हो ही जाता है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन मतलब पैरेलली चलते हैं, और चारित्र धीरे धीरे क्रम से होता है। हाँ, यस, बट इसमें जो मतलब निरूपण लग रहा है ना कि सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद सम्यक ज्ञान होगा, उसके बाद सम्यक चरित्र होगा, सही है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कार्य कारणपना हम्म है ना। अभी पर्यायों में भी देखा था, कारण कार्य इसमें भी था, परीक्षा मुख में भी। हाँ एक है पर्याय के रूप में समय की अपेक्षा से कार्य कारणपना था, मतलब पर्याय दो हम्म थी ना, एक तिर्यक और उर्दू। बुद्ध जी। उर्दू पर्याय में 2 उदाहरण दिए थे, एक समय की अपेक्षा पुरानी पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद। वहां तो हम्म समय की अपेक्षा से चेंज हुआ। यहाँ पे स- कारण कार्य की अपेक्षा से है कि सम्यक दर्शन कार्य है तो सम्यक ज्ञान और नहीं, सम्यक दर्शन कारण है तो सम्यक कारण है। ज्ञान कार्य ज्ञान का। एक ही समय में होता है। अच्छा, अब उसको सम्यक चारित्र कहे या ना कहें, वो अलग चीज है। तो शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है, पूर्णतः सम्यक चारित्र से होती है। हम्म चारित्र खलु धम्मो, और सम्यक दर्शन के लिए क्या है, दर्शन मूलो धम्मो। क्या हम्म दर्शन मूल अ, याद है क्या? हाँ, दर्शन ही मूल है, दर्शन ही दर्शन मूल है। मूलोधम। दर्शन ही मूल है। तो धर्म दर्शन का मूल मूल है, है। चारित्र भी मूल है, लेकिन ये शुरुआत के लिए है, वो पूर्णता के लिए है। हम्म और चारित्र कहा है तो सम्यक चारित्र की अपेक्षा है। चौथे पांचवे छठे सातवें में अपेक्षा है। चौथे में स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। और किसी आप जिन्होंने चारित्र धारण किया, उनको चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र बोलने ही नहीं होगा। वो कहेगा चारित्र तो वो है जो हमने धारण किया, छठे सातवें गुण स्थान में जो होता है। तो हम्म पांचवे में भी देश चारित्र होता है, तो चौथे में तो चारित्र नाम है ही नहीं, उसमें सम्यक दर्शन है। बट फिर वो कहते हैं कि उसको जो बीज अंदर जमीन के अंदर है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बीज हम्म रूप में तो हो गया चारित्र। तो हम्म अनंतानुबंधी का जितना अभाव हुआ उतना चारित्र है बस। अब उसको हम्म सम्यक चारित्र नहीं कह सकते। तो स्वरूप आचरण चारित्र अष्टपाउड में कहा हम्म है ना। तो हम्म और मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तो मोक्ष का जो मार्ग है उसको प्रकाश डालेंगे। और वो है सम्यक दर्शन वाला, एक तो हम्म हो गया। और दूसरा, ये पढ़ते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा हमें पूरी विषय वस्तु का पता लग जाता है। और ग्रंथकर्ता से थोड़ा परिचय हो जाता है। तो जैसे हम्म पढ़ते हैं ना, अभी इसमें पढ़ रहे हैं, उनको कितनी तकलीफों का सामना करके भी ये ग्रंथ हमको मिला है। तो इसकी अपने आप ना उसके प्रति जो श्रद्धा है, और जो डायरेक्ट गाथा पढ़ते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम्म मतलब ग्रंथ से कनेक्टिविटी हो जाती है अपनी। हम्म ये पढ़ने विषय वस्तु फिर बाद में अपने आप आती है वो तो, बट ग्रंथकर्ता से ग्रंथ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो कही हुई बात है वो अपने हम्म आप फिर श्रद्धा में अपने आप ही आ जाती है। हम्म और इसका लास्ट सेंटेंस भी देखना, इन्होंने क्या कहा है। महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर आप सभी, इनकी जो भावना है, जी। स्वाध्याय कर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। किसी की भी क्या भावना है, आपका ही फायदा हो, आप स्वाध्याय करो
और आपका आत्मा कल्याण हो, ये मेरी भावना है। मेरे को हम्म कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम्म वही है। ठीक है, बस हम्म ये मैं सोचा हाईलाइट करे थोड़ा। हम्म। मूल प्रति में तो कोई शीर्षक, हेडिंग वगैरह है ही नहीं। प्रकाशित प्रतियों में जो शीर्षक दिए गए हैं उनमें परिमार्जन की बहुत आवश्यकता प्रतीत हुई। यही बात विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, पैरा आदि के संबंध में भी अनुभव हुई। अतः विषय वस्तु को सहज बोधगम्य बनाने की दृष्टि से शीर्षक आदि में आवश्यक परिमार्जन, परिवर्तन, परिवर्धन किया गया है। कुछ शीर्षक बदले हैं, कुछ हटाए हैं, कुछ नए भी जोड़े हैं। जहां तक बन सका उन्हें युक्ति संगत बनाने का यत्न किया गया है। इसलिए हर एक संस्करण में थोड़ा 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 वर्डों शब्दों का भी किया इन्होंने। एक हम्म जगह शब्द भी निकाले हैं, एक जगह नया शब्द डाला है। तो हम्म इसमें हम्म 4 नए शब्द आए हैं। परिमार्जन है, परिवर्तन है, परिवर्धन है। हम्म परिमार्जन, मूर्ति का परिमार्जन करते हैं, है ना। हम्म हम्म पूजा करते हैं तब परिमार्जन करते हैं। मतलब प्रक्षाल करने के बाद जो पानी रह जाता है ना, उसका पोंछते जो है, उसको वो परिमार्जन हुआ, मूर्ति का परिमार्जन करते हैं। और परिवर्तन किया मतलब चेंज किया है, और परिवर्धन मतलब उसमें कुछ ठीक सुधार, वृद्धि की, ऐड किया है परिवर्धन उसे। किया इन्होंने हम्म। बोला। इसमें ऐसा अभी हम ये पाटनी से हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रस्तावना पढ़े हैं क्या? हाँ हाँ, स्टार्टिंग से ही आज ही ग्रंथ शुरू किया है। संपादकीय पढ़ रहे हैं रेन से। संपादकीय ठीक में है। चौथा पैरा। ओके ओके। आप अगर ज्वाइन कर सको तत्व चर्चा में, मतलब अच्छा रहेगा। हाँ, आपका भी अपना नहीं व्यू मिलता रहेगा। नहीं, भाव पूरे होते हैं, पर ये गृहस्थी ऐसी अटकी हुई ना, सच में इस बात में मैं गृहस्थी को ही दोष देना चाहूंगी, क्योंकि टाइमिंग ऐसे वाली होती है। मैं हमेशा मन करता है, 3 दिन से लगातार मैं खोल खोल के लिंक देख रही हूँ कि टाइमिंग कौन सा है। कल बाई चांस देखा तो क्लास कैंसिल थी, कल की शायद, ऐसा था ना? परसों की कैंसिल थी, कल तो परसों हुई की थी। हाँ। कैंसिल। हाँ नहीं, अब कोई नहीं, अब जितना भी पॉसिबल हो। पता ठीक है, टाइमिंग ठीक फिक्स है क्या, है। नहीं, 11:15 से 11:45? हाँ, नहीं सब। नहीं, ओके तो साढ़े और 11 सवा से 11 से साढ़े 12। 12:30। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ अलार्म लगा के इस टाइम पे जरूर जुड़ूंगा। ठीक है। ठीक है, आप, हाँ आप लोग कंटिन्यू। हम्म। लंबे लंबे पैरा पाठक में एक ऊब पैदा करते हैं। अतः जहां तक संभव हो सका है छोटे छोटे पैरा रखने का यत्न किया है। यहाँ क्या ऐसा, उगते हैं ना। आप इसको हाँ लगाइए, परीक्षा मुख पढ़ा है। हाँ तो हमें हर वक्त अपूर्व चाहिए। हाँ कल जो पढ़ा था, वो रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन हो गया, धारावाहिक हाँ। हो गया। वो ज्ञान सर्व, ज्ञान नहीं रहा। बिल्कुल हम सर्व अपूर्व चाहिए। धुआं अग्नि लगा क्या पूरे उसमें भी इसमें भी यही चल रहा है। अपूर्व। और अच्छा, अपूर्व मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट में 10 फिल्म है, मान लीजिए पिक्चर 10 फिल्म की है। एक फिल्म देखी तो दूसरी फिल्म, तो एक फिल्म पहले वाली तो पूर्व हुई, तो दूसरी देखी तो दूसरी तो नहीं है, अपूर्व हुई। लेकिन हम्म, पूरी पिक्चर 10 फिल्मों की जब तक नहीं देखी, पिक्चर नहीं देखी। हाँ जी। तो एक तरह से अपूर्व, जो कल का ज्ञान आज बढ़ गया, अपूर्व हुआ, वो एक अपेक्षा से प्रमाण ज्ञान है। लेकिन उस अपेक्षा से नहीं जो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, सम्यक दर्शन के साथ। हम्म तो हाँ प्रमाण ज्ञान मतलब वस्तु को पूरी तरह से जाना। हम्म हम्म थोड़ी वस्तु को थोड़े से जाना, मतलब हाँ। पदार्थ सर्व को। कथनचित कथनचित अपूर्व। हाँ, पदार्थ को द्रव्य से जान लिया, गुण से भी जान लिया, पर्याय से भी जान लिया, अलग अलग जान लिया। लेकिन हम्म अलग अलग जान के पूरी वस्तु को जाना क्या। हाँ उसमें आप जो हाँ बोल रहे थे, उन्होंने ना द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने एक बार फिर से देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां द्रव्य के चार चार लेवल बताए। द्रव्य शब्द से जो वाच्य से वाचक है ना, जिसको हम्म बताता है, वहां द्रव्य 4 अलग अलग चीजों को बताता है, शब्द एक ही है। हम्म तो वो जो हम्म स्वानुभूति जी ने बोला है ना, उसको वो एक बार हम देख लेंगे, द्रव्य आर्थिक नए से और पर्यायार्थिक नए का एक रिवीजन कर लेंगे। उससे हम्म समझ में आएगा। क्योंकि दृष्टि, द्रव्य द्रव्य दृष्टि करो बोलते हैं। हम्म तो मतलब वो द्रव्य नहीं जो त्रिकाली एक जैसा है, वो तो है ही हम्म, है। बट क्या द्रव्य पर्याय के बिना रहता है? नहीं तो क्या हम ऐसा द्रव्य को प्रमाण में लेंगे, मतलब द्रव्य पूरा हुआ क्या बिना पर्याय के? नहीं हुआ। तो फिर वो तो द्रव्य दृष्टि का मतलब वो क्या द्रव्य और गुण ही हुआ क्या, जो त्रिकाल एक जैसे रहते हैं? पर्याय बदल रही है, उसको नहीं लेंगे। पर्याय को भी लेंगे, हाँ। हाँ, तो मतलब पर्याय को लेना मतलब हमें अच्छा, पूरे द्रव्य को हाँ ऐसा लेना है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है।
और जो पर्याय द्रव्य की ओर झुकी, तो हम्म वो पर्याय भी उसमें शामिल हो गई ना। हम्म काम तो हम्म पर्याय में ही होगा, और वो हम्म अपनी ही पर्याय अपने ही द्रव्य में झुकी, मतलब द्रव्य गुण पर्याय एकाकार हो गए। हम्म हम्म और द्रव्य गुण मतलब सिर्फ वो द्रव्य गुण नहीं है, वो तो पूरा का पूरा प्रमाण वाला द्रव्य लेना पड़ेगा, ये उसमें थोड़ी बारीकी है। हम्म, आप इसमें कहते हैं ना द्रव्य दृष्टि रखो, तो द्रव्य के जी। 3 भाग किए, अंश किए, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। तो द्रव्य दृष्टि हम्म का मतलब क्या, जो त्रिकाल ध्रुव है वो द्रव्य गुण है। हम्म हमारे में आएगा कि सिर्फ द्रव्य गुण को करिएगा, और पर्याय में दृष्टि हो रही तो वो पर्याय द्रव्य की ओर झुकी। बट इसका हम्म उन्होंने सूक्ष्मता से बोला है कि वो द्रव्य मतलब द्रव्य गुण पूरी त्रिकाल की पर्याय समेटे हुए ऐसा वाला द्रव्य मैं हूं, हम्म ऐसा हम्म वाला दृष्टि में लेना चाहिए, उसमें कुछ भी छूटना ही नहीं चाहिए, तब वो प्रमाण का विषय होगा। हम्म हम्म हम्म। हाँ, मतलब कुछ भी छोड़ दिया, यानी कि आपने एक एक अंश को छोड़ दिया। हाँ, यस। हम्म नहीं, लेकिन कहने में पढ़ते वक्त ये आएगा ना, द्रव्य का वो वाला अंश जो द्रव्य रूप हम्म, है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए उसको एक बार फिर से देखेंगे हम। हाँ, हाँ। कल देखेंगे उस हमें हम्म एक्चुअली हम ऐसे करेंगे, बीच बीच में बहुत जगह पे आपको भी याद आए, तो हम्म, उन चीजों का रेफरेंस निकालने से एप्लीकेशन हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे अभी बिल्कुल। कुरान में ना हर चीज का एप्लीकेशन होता है। हम्म परीक्षा मुख पढ़ रहे हैं तो परीक्षा मुख का भी एप्लीकेशन होता है, तत्वार्थ सूत्र का भी होता है, 5 भावों का भी, समय सार, नियम सार, सबका जुड़ते हैं ना, तब लगता है हम्म कि हाँ वो पढ़ी तो थी चीज, अप्लाई कहाँ हो रही है, कैसे हो हम्म रही है। तो वो सभी ग्रंथ एक ही चीज को बताते हैं, एक बात तो, हम्म और हम्म सब जगह से पढ़ने से याद हो जाता है, हाँ ये इस तरह से, या गुण स्थान हो। हम्म तो आपको अगर हम्म ध्यान आए तो आप बिल्कुल निकाल के उसको रेफर कर देंगे हम। कोई बिल्कुल। भी कोई नहीं है, आराम से पढ़ेंगे विषय वस्तु को समझते हुए, ठीक। हम्म ऐसा करने पर भी जहां तक बन सका है, प्रस्तुत संस्करण के पृष्ठों का मैटर संस्करणों की पृष्ठानुसार या उसके आसपास रखने का प्रयास किया गया, ताकि उन शास्त्र सभाओं में जहां श्रोतागण भी ग्रंथ लेकर बैठते हैं, वहां नए व पुराने संस्करण के कारण विशेष असुविधा न हो। किंतु 90 अधिकार तक आते आते कारणवश यह क्रम गड़बड़ा गया है। अच्छा, हाँ, ओके। हम्म कुछ शीर्षक तो एकदम अटपटे थे, जैसे 7वें अधिकार के निश्चयाभासी प्रकरण में समागत केवल ज्ञान निषेध शीर्षक असंगति नहीं अपितु भ्रामक भी है। इस शीर्षक से ऐसा लगता है कि जैसे लेखक को केवल ज्ञान अभीष्ट नहीं है और वह उसका खंडन कर रहा है, जबकि यह बात बिल्कुल नहीं है। बात तो यह है कि कोई निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव अपनी अल्प ज्ञान रूप वर्तमान दशा में भी अपने को केवल ज्ञान से युक्त मान लेता है। यहाँ उसका निषेध किया गया है। इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अच्छा, पहले ये वाला शीर्षक लिखा हुआ था केवल ज्ञान निषेध। हाँ, उसको ठीक किया है। जितनी बार हम पढ़ते हैं ना, हमारी हम्म पात्रता अनुसार उसकी एक ग्रहण होता है, ग्रंथ तो हम्म वही हम्म है ना। तो बिल्कुल। जब ये पढ़े होंगे हम भी 3rd सेमिस्टर में, हाँ बट ये भी नहीं पढ़े होंगे ना, ये भी। हाँ, तो अब पढ़ रहे हैं तो अब 10 सेमिस्टर के बाद डिफरेंट डेफिनेटली थोड़ा सा गहराई आएगी। हाँ पढ़ता हूँ मैं। हाँ अब तक के संस्करणों में सभी शीर्षक एक रूप में ही दिए गए थे, जबकि कुछ शीर्षक दूसरे शीर्षकों के अंतर्गत उप शीर्षक होने चाहिए थे। दूसरा शीर्षक आने से ऐसा लगता है कि जैसे पहले शीर्षक का प्रकरण समाप्त हो गया हो, जैसे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है और बीच में कुल अपेक्षा धर्म विचार शीर्षक आ गया हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे व्यवहाराभासी का प्रकरण समाप्त हो गया, जबकि वह 35-36 पृष्ठ तक आगे तक जाता है। इन 35-36 पृष्ठों में अनेक शीर्षक डाल दिए गए जो वस्तुतः उप शीर्षक थे, ठीक है। हम्म अतः शीर्षकों को तर्क संगत बनाने के लिए उन्हें 7 भागों में बांटा गया है, और उनकी भिन्नता स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के टाइप प्रयोग किए गए। विषय सूची भी तदनुसार अनेक टाइपों में बनाई गई है, जिससे विषय वस्तु का संतुलित दिग्दर्शन सूची देखकर ही हो जाएगा। मतलब हर एक का हेडिंग है, बोल्डनेस है, हम्म बारीक लेटर, बड़ा लेटर, वो हम्म एक है। समय सार में भी ऐसे ही किया है इन्होंने ना, हम्म, गाथाएं जो है सबसे बोल्ड में है। बोल। उसमें अगर नहीं समझ में आए तो पता नहीं लगता, 6 या 7 मिलेंगे आइटम। हाँ गाथा है, हाँ फिर हिंदी पद्य अनुवाद है, संस्कृत है, संस्कृत का पद्य है, फिर संस्कृत में एक्सप्लेनेशन है, हाँ फिर हिंदी में हाँ एक्सप्लेनेशन है। हाँ
हाँ। और कहीं पे भी गाथा है, और कहीं पे गाथा का नंबर, कहीं पे टीका का नंबर है, कलश का जी नंबर। जी कलश जी। का नंबर, जी। समझ में नहीं आएगा आपको मिलेगा कहाँ पे वो। तो सबसे हाँ। पहले वो समझना जरूरी होता है वहाँ। तो अतः वो शिष्य। होता है ना कि कभी कहीं उत्थानिका में कलश आया है, मतलब कि उस गाथा में अगला क्या आने वाला है, उसके पहले ही वो कलश आ गया। कई बार गाथा खत्म होने के बाद कलश आया कि आपने क्या पढ़ा है पहले। हाँ, वो तो इस तरह कंटिन्यूटी से। जी कंटिन्यूटी जी बनाए रखी जी। है। और यस, कहीं पहली लाइन में बता दिया कि आगे क्या बताएंगे, दूसरी लाइन में हाँ बताया कि अभी तक क्या बताए। जी तो ये चीजें एक्चुअली सुनते सुनते ना जो विद्वान लोग हैं, वो ये निकाल के देते हैं अनुशीलन, जी जी जी। अनुशीलन में कि क्या है। अपने जो आई थिंक कुनकुंद आचार्य के जो पांचों शास्त्र हैं, प्रवचन सार और नियम सार की भी जो वो है, मतलब लिखने की जो शैली है वो ऐसी है कि बीच बीच में गाथा और कलश और सब बीच बीच में ऐसे आते हैं। करेक्ट। उसका भाव और ज्यादा व्याख्यान करने के लिए प्रवचन सार और नियम सार में भी इसी तरीके से है। हाँ, तीनों के अनुशीलन है ना, तो इसे अनुशीलन हाँ। में और भी क्लैरिटी हो जाती है अच्छी। अतः शिक्षकों को तर्कसंगत बनाने के लिए 7 भागों में उनकी भिन्नता स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के टाइप और उनके टाइपों में भी बनाए, जिससे विषय वस्तु का संतुलित दिग्दर्शन सूची देखकर ही हो जाएगा। यस, इन्होंने इस बार ना जो इसमें जो है ना, हर एक हाँ चैप्टर पहले। में इतने डिटेल में लिखा है कि उसमें क्या है। हम्म। विषय सूची में बहुत डिटेल में लिखा है उन्होंने। हम्म। देखेंगे, ठीक है। यही स्थिति पैराग्राफों के संबंध में थी। जो वाक्य कई प्रकरणों के उपसंहार रूप में था, उसे भी बिना पैरा बदले ही रख दिया गया था, जिससे ये पता ही नहीं चला पाता कि ये उपसंहार कितनी विषय वस्तु का है। ठीक है, मतलब जो कंक्लूजन करते हैं। जैसे पृष्ठ 213 पर एक शंका का समाधान चल रहा था और उसी पैरा में लिख दिया कि इस प्रकार निश्चय नय के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। यह उपसंहार वाक्य लगभग 20 प्रश्नों के लिए है। इसे एक शंका के समाधान के साथ रख देना कहाँ तक उचित है। इसी हम्म। प्रकार अन्य भी जानना। विषय को सुगम बनाने के लिए अधिकतर पैरा तोड़े गए हैं, पर अनावश्यक पैरा समाप्त ही कर दिए गए हैं। इस प्रकार के तारे लगाने का नया प्रयोग किया गया, ये स्टार्क ना, हम्म। खासकर उन स्थानों पर जहाँ शीर्षक से संबंधित विषय वस्तु समाप्त हो गई है और नया शीर्षक लगाना उपयुक्त या संभव नहीं हुआ, वहां पृथकता बताने के लिए इस प्रकार के तारों का प्रयोग किया गया है। उद्धरणों के संदर्भ और प्रमाण यथासंभव प्रस्तुत किए गए हैं। करेक्ट, नीचे जो दिए है ना, इसमें हम्म कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया ये सब यहाँ लिखना संभव नहीं है। इसके लिए पूर्व प्रकाशित संस्कृतों में इस संस्करण का मिलान कर स्वाध्याय करना अपेक्षित है। वही हम, ये हमारा हो ही जाएगा। कहाँ कहाँ पे आप पढ़ रहे जी। हो, कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। आशा है विशिष्ट जिज्ञासु पाठक ऐसा करेंगे ही। इसके संपादन के समय यह अनुभव हुआ कि जो लोच और लावण्य पंडित टोडरमल जी की मूल भाषा में था, वह अनुवाद में सुरक्षित नहीं रह पाया। उसे ठीक करने का विकल्प भी आया, पर वह काम इतना बड़ा था जो इस समय समयाभाव से संभव नहीं था। मुझे विश्वास है कि इस नवीन संस्करण से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मर्म मर्म समझने में पाठकों को थोड़ी बहुत सुविधा अवश्य होगी। डॉक्टर हुकुमचंद भारे। हम चलिए प्रस्तावना पढ़ लें। हम्म। पढ़ती हूँ सर मैं। विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। यहाँ पे भारत। आपने ये समय निकाला है, अभी समय याद है इनका कब का था? मैंने लगता है लिख टोडरमल जी किस समय के थे? अभी हमने उनकी मनाई थी ना जयपुर में 300, 300 भी बनाई थी, 300वीं तीन मनाई सौ थी। हाँ। तो तकरीबन वही 18 19 दिन। निष्क्रिय के शुरू में। तो वो सवेरे के मॉर्निंग बैच में ना, वो एक टाइमलाइन बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी तक मगर वो जितने। बनाई थी अपन ने भी, वो मेरी डायरी अभी ऊपर चढ़ा दी है, मैं कल निकाल के रखूंगी। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या है, देखते ही सारे सामने ना। सारे आचार्यों की टाइमलाइन सर अपन ने पीछे क्लास में की थी, हाँ, जब अपन correct। 1:30 बजे वाली वो क्लास में। एकदम याद आ जाएगा। 19वीं शती मतलब 1800 के आसपास ना, 1820 के आसपास इसमें भी आएगा, लेकिन एकदम ध्यान आ जाता है। तो क्योंकि उसमें 3 चीजें हैं, एक है निर्वाण संवत है, एक विक्रम संवत है, एक ईसवी संवत है। तो तीनों को जोड़ना भी पड़ता है अलग अलग अपेक्षाओं से। तो वो टाइम डिफरेंस भी लिखा था अपन ने, हाँ, सारा right। तो 55 साल बार बार आए, बार बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें समझ में आ हाँ, जाए। तो एक बार और क्लियर कर लेंगे सर। हाँ हाँ, तो बेसिकली जैसे हमारा 2000 चल रहा है, हम्म। निर्वाण 2550 या 51 है अभी, हम्म या 55 है, क्या है?
तो 55 है शायद तो वो सर। 2500 है, तो ये 500 साल का डिफरेंस यहाँ आ गया। और विक्रम संवत में हमें कोई 50+ साल का डिफरेंस होता है। वो आगे चल रहा है क्या? हाँ, वो आगे चल रहा है शत्रुद्र। विक्रम आगे चलता है सर, शायद 56 ईयर्स का हाँ, शायद। 56 होगा कंफर्म हमारा, तो वो एग्जैक्टली बार बार देख के याद हो जाएगा। कर लेंगे, क्लियर करके एक बार नेक्स्ट क्लास में ठीक कर है। लेंगे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में संचालित तत्व गोष्ठियों और आध्यात्मिक मंडलियों में चर्चित गूढ़तम शंकाएं समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थी, और जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्व जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था। सादरवी भाई ब्रह्मचारी रायमल जी ने अपनी जीवन पत्रिका में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया। जहां निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आय महापुण्य उपार्जे दीर्घ काल का संचार पाप ताका क्षय करे। 150 भाई पूजा करने वारे पाइये, 150 भाषा शास्त्र वाचने वारे पाइये, 10-20 संस्कृत शास्त्र वाचने वाले पाइये, 150 जने चर्चा करने वाले पाइये, और नित्यान का सभा के शास्त्र का व्याख्यान विषय 5 से 7 से पुरुष, 3 से 4 से स्त्रीजन, सब मिली 1012 से पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करे। 20-30 बाया शास्त्राभ्यास करे। देश देश का प्रश्न यहाँ आवे, तिनका समाधान होए वहां पहुंचे, इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत या नग्न विषय जिन धर्म की प्रवृत्ति पाइये है। उस वक्त का वर्णन बता रहे हैं क्या शायद। क्या मतलब कवन करते थे स्वाध्याय सर। कितनी बड़ी बात है सर, 1000-1200 शास्त्र अभ्यास में लगे हैं। कोई चर्चा कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, हाँ, कोई पढ़ा रहा है। तो कोई भाषा संतों शास्त्र, को। संस्कृत शास्त्र, उसके बाद चर्चा भी है, और शास्त्र का व्याख्यान है, हम्म, स्त्री पुरुष भी है, और उसके बाद देश देश से प्रश्न यहाँ आए, उसका समाधान हो के वापस उसको जवाब जाए, और वही वो चिट्ठी का रेफरेंस है इसमें, हाँ, हम्म, रहस्यमयपूर्ण चिट्ठी का। यद्यपि सरस्वती माँ के इस वरद पुत्र का जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से ओतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रदेय कम नहीं है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी उन दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रांतिकारियों में से है जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विकृतियों का सार्थक व समर्थ खंडन ही नहीं किया, वरन उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित साहित्य भाषा व्रज में दार्शनिक विषयों का विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व विरल है। पंडित जी का समय विक्रम की 18वीं सदी का अंत व 19वीं सदी का आरंभ काल है। यह सक्रांतिकालीन युग था। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में श्रृंगार, धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, आर्थिक जीवन में विषमता एवं सामाजिक जीवन में आडंबर, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन सबसे पंडित जी को संघर्ष करना था, जो उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लगाकर किया। कितनी पंडित ये बताइए टोडरमल जी हमें। हाँ, ये आप जिस समय भी लेंगे ना, ये सब चीजें हर वक्त होती है, अभी अभी नहीं हो रही है, या उनसे पहले नहीं थी, या कुंद कुंद आचार्य के समय में नहीं थी क्या उनको अष्टपाउर लिखना पड़ा, हम्म, है ना? तो क्या लिखा है? राजनीति में अस्थिरता, वो तो वैसे भी इंडिपेंडेंस पहले थी, संप्रदायों में तनाव, हम्म, साहित्य में श्रृंगार, हाँ उसमें ना, जैसे मेरे ख्याल से बनारसी दास जी भी उसी के समय के थे, तो उनके भी साहित्य उनका श्रृंगार में ही थे। धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, हम्म, क्रियावादी पे, आर्थिक जीवन में विषमता, उतनी हम्म, मतलब इजी नहीं था कमा के खाना, एवं सामाजिक जीवन में आडंबर, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे, और उनको उसका संघर्ष करना था, प्राणों की बाजी लगाकर किया। ठीक है। पंडित टोडरमल जी गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, धुन के धनी, निरअभिमानी, विवेकी, अध्ययनशील,
प्रतिभावान, बाह्य आडंबर विरोधी, दृढ़ श्रद्धानी, क्रांतिकारी, सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, आत्मानुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे। कितने सारे दिए। अच्छा, एक चीज आप कहीं ध्यान आता है कि इनको आचार्य कल्प की उपाधि किसने दी? उनके बाद ही मिली होगी ना उसको, उनको हाँ उनके बाद, उनके जाने के बाद ही समाज की तरफ से मिली होगी। हाँ, तो वही कोई उसका रेफरेंस अभी ध्यान आया मुझे, पता नहीं रेफरेंस कहाँ ना कहीं तो दिया होगा, या अभी शुरू किया था या पुराना ही है इनको दिया हुआ कहीं कुछ पे। शायद अगर पढ़ने में आए कहीं। हाँ, हाँ। इसमें जो इनका दिया है ना, स्वभाव से सरल, संसार से उदास, है ना, वो तो पता है। धुन के धनी, वही वो हम्म। जब लिख रहे थे तब उसी में खो गए थे ना वो, तो धुन के हम्म। धनी थे। पर वो कहानी भी आती है ना कि बिना नमक का खाना वही, उनकी। करेक्ट। तो उसमें मतलब इतने उदासीनता के साथ धुन के धनी, मतलब करना है तो करना है, और हम्म। निरभिमानी, विवेकी, विवेक तो बहुत जरूरी है, अध्ययनशील, खुद भी लिखते थे लेकिन पढ़ते भी थे, मतलब कन्नड़ पढ़ के, जयपुर में है, इतनी हम्म। ब्रज भाषा के साथ साथ कन्नड़ पढ़ना। वो हम्म। प्रतिभावान, बाह्य आडंबर विरोधी, फिर भी कोई बाह्य आडंबर नहीं था जबकि समाज में था। दृढ़ हम्म। श्रद्धानी, क्रांतिकारी, ये दोनों उस समाज की अपेक्षा से सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले। यहाँ एक और वर्ड है, आत्मानुभवी। हम्म। ये किस बेसिस पे कह सकते हैं? सर जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें, उससे ही कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया हम्म। उसी आधार पे लिखेंगे वो। हाँ, बट कहते हैं ना कि आत्मानुभव, सम्यक दर्शन किसी को हुआ या नहीं हुआ, या तो वो इंडिविजुअल जानता है या केवल ही जानते हैं। सर हम्म। अपन उनकी जो लिखे हुए हैं बातें उस पे Yes. जान रहे कि हाँ हो सकता है उनको आत्मानुभव। हाँ, तो आप मतलब आप अब लगाइए, पांचों लगाइएगा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, और क्या है तीसरा, उसके बाद अनुमान, तर्क और अनुमान। चलिए, इस निर्णय पे पहुंचोगे कैसे? अनुमान मतलब निर्णय पे पहुंचना है ना। सो हमने अभी स्मृति में लाना पड़ेगा, आत्मानुभव कहते किसको है, ये हमारे स्मृति में आत्मा का अनुभव करना स्मृति में आया, ये आत्मानुभव। अब उसको प्रत्यभिज्ञान मतलब यहाँ वर्ड देखा और अपना ज्ञान था, वो दोनों को मिलान किया, है ना। आत्मानुभव कैसे, आत्मानुभव। अब वही है कि अनुमान में क्या लेंगे उनको, आत्मानुभव था या नहीं था। अब तर्क के साथ कहेंगे, आपने जितने पॉइंट बोले वो तर्क के है, कि उन्होंने जो जो पॉइंटें लिखी है उस तर्क के आधार पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आत्मानुभवी थे। तो ये फिर तो ये पूरा प्रमाण ज्ञान हो गया, सही हो गया जी। पूरा। लेकिन एक तर्क दूसरा ये भी चलेगा कि हर जगह ये आता है ना कि आत्मानुभव मतलब सम्यक दर्शन, हम्म। निश्चय से सम्यक दर्शन है आत्मानुभव। तो और वो तो सिर्फ केवली या वो इंडिविजुअल जान सकता है, बाहर बाहर के लोगों को जाने या न जाने या पता लगे ये नहीं बोल सकते। तो जो जो भी आत्मानुभव है वो बाहर की क्रिया पे उन्होंने क्या लिखा उसको देख के उनको बोल रहे हैं। हम्म। जी। और सर आचरण जो रहता है, मतलब आचरण देख के ही, जैसे जो मुनिराज है भावलिंगी है द्रवलिंगी, वो अपन तो नहीं जानते ना, पर हाँ उनका जो आचरण है उससे अनुमान लगा सकते हैं सर। हाँ, बट अनुमान प्रमाण ज्ञान है। हम्म। आप जो हाँ अनुमान तो अपन ने जिस पढ़ा जिस है। जिसके बारे में, अनुमान प्रमाण ज्ञान है, हम्म। सही ज्ञान है हम्म। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जो स्टेप्स है वो मैं बता रहा था, कैसे तर्क, तर्क से पहले आपको सामने वो चीज चाहिए। पहले हम्म। जो पढ़ी थी आत्मानुभव का डेफिनेशन पढ़ा था, वो अब सामने फिर वो शब्द आया, तो शब्द को पुराने आत्मानुभव से यहाँ जो मिला उसको दोनों को मिलान किया, हम्म। मिलान करके तर्क, तर्क लगाया, साध्य साधन, व्यापक व्यापकता। हम्म। आप बोल रहे थे ना साधन साध्य, उसमें पूरे आपने ध्यान होगा पूरे हमने बनाए थे यार। साध्य लिखा, साधन लिखा, साध्य क्या, साधन क्या, ज्ञान हम्म। साधन है, साध्य आत्मा है, साधक धुआं है, साधन धुआं है, तो अग्नि क्या है, साध्य। अग्नि। तो ऐसे उसमें बहुत सारे किए थे, तो एक साध्य साधन, फिर व्यापक व्याप्यता, हम्म। पेड़ का लेके उदाहरण, तो उस दिन हमने लगाया था ना कि व्यापक व्याप्य आत्मा पे घटित नहीं होता है। हम्म। व्यापक व्याप्य उसमें लगा था आम्रत्व और हाँ, वृक्षत्व में व्यापक तत्व व्याप्य। पे हाँ। हाँ, लेकिन
वो आत्मा में तो ज्ञान हर जगह है, हम्म तो उसमें हम्म व्यापक व्याप्त नहीं लगेगा। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, वहां नहीं लगेगा। हम्म हम्म तो अभी ये आत्मानुभव है, ये अनुमान लगा सकते हैं, बट अनुमान यह भी प्रमाण ज्ञान नहीं होगा फिर, पूरी तरह से अगर नहीं कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि हम्म कंक्लूजन पे अब कह नहीं सकते हम। जी। हम्म वो भी तो हमारे ज्ञान में है ना, कि जब तक कि अनुभव नहीं हो तब तक। एक मिनट। नहीं सर, अनुभव भी हुआ तो हम अपने आप का ही मतलब उसका आनंद ले पाएंगे, दूसरे का तो नहीं देख सकते। पर हाँ, आचरण से पता थोड़ा लग सकता है। एक मिनट। पढ़ूं जब तक आगे? हम्म। पढ़ेंगे, आप पढ़िए आप। पंडित तोडरमल जी गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, धुन के धनी, निरभिमानी, विवेकी, अध्ययनशील, प्रतिभावान, बाह्य आडंबर विरोधी, दृढ़ श्रद्धानी, क्रांतिकारी, सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, आत्मानुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे। वे विनम्र पर दृढ़ निश्चयी, विद्वान एवं सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुरुष थे। तत्कालीन आध्यात्मिक समाज में तत्वज्ञान संबंधी प्रकरणों में उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। वे लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धार्मिक उत्सवों में जनता की अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में किया जाता था। गृहस्थ होने पर भी उनकी वृत्ति साधुता की प्रतीक थी। मतलब कितने ज्यादा पॉपुलर होंगे जो अध्यात्म प्रेमी जो जगत है उनके बीच में, कि ये उनकी भी बात है ना खुद कि मतलब प्रमाण, जो उन्होंने तत्व की बात कह दी, वो उसको प्रमाण। सब प्रमाणी मानते थे। हम्म। पंडित जी के पिता का नाम जोगीदास जी एवं माता का नाम रंभा देवी था। वे जाति से खंडेलवाल थे और गोत्र था गोदी का, जिसे भौसा व बड़जात्या भी कहते हैं। उनके वंशज धोलाका भी कहलाते थे। वे विवाहित थे, पर उनकी पत्नी व ससुराल पक्ष वालों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके दो पुत्र थे, हरिचंद और गुमानीराम। आपने भी बड़जातिया बोला सुमन आंटी? हम्म हम्म बड़जातिया। ओके। बड़जात्या। बड़जाती। सूरज बड़जात्या जो पिक्चर वाले, हाँ 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 राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले। हाँ। उनके ये दो मतलब पुत्र। खंडेलवाल समाज में तो यही ना, बढ़ जाते आप पाटनी ये सब होते हैं ना सरनेम। हाँ। उनके दो पुत्र थे, हरिचंद और गुमानीराम। तो ये जो राजश्री प्रोडक्शन वाले हैं ये भी दिगंबर जैन होंगे ना? नहीं बढ़ है ना वो? जाते हैं तो जैन ही जैन है है वो। ना। हाँ, बढ़ जाती है। गुमानी राम भी उनके समान उच्च कोटि के विद्वान और प्रभावक आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। उनके पास बड़े बड़े विद्वान भी तत्व का रहस्य समझने आते थे। पंडित देवीदास जी गोधा ने सिद्धांत सार टीका प्रशस्ति में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पंडित टोडरमल जी की मृत्यु के उपरांत वे पंडित टोडरमल जी द्वारा संचालित धार्मिक क्रांति के सूत्रधार रहे। उनके नाम से एक पंथ भी चला जो गुमान पंथ के नाम से जाना जाता है। सर, थोड़ा पारिवारिक परिचय दिया है, पिता हाँ। कौन माता यस कौन। यस यस, उनके गोत्र। वो बस उनका बेटों का नाम है हरिचंद्र और गुमानी राम। हम्म और उनका गोदी का, तो गोदी का में अभी एक गोदी का भी है ना, उनके वंशज जो आ रहे हैं ना, हम्म गोदी का। अभी आपने हम्म देखा होगा वहां पे है एक गोदी का जी भी है। वही अभी शायद उसके संचालक वगैरह है, मेन गोदी का है। हरिचंद्र अच्छा। गुमानी दो है। यस। हम्म मेन ट्रस्टी है सर हाँ, वो। मेन ट्रस्टी है ना वो, यस। हाँ जयपुर के ये पंडित टोडरमल स्मारक के। हाँ हाँ हाँ। हाँ, गोदी। ट्रस्टियों में हम्म एक नाम है जो गोदी का हाँ है। हाँ, वो भारल जी के मुख से भी बहुत बार गोदिका जी सुना। हाँ।
तत्कालीन समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए आज के समान विद्यालय, महाविद्यालय नहीं चलते थे। लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्वज्ञान प्राप्त करते थे। तत्कालीन समाज में जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियां होती थी, उन्हें शैली कहा जाता था। ये शैलियां संपूर्ण भारतवर्ष में यत्र तत्र थी। महाकवि बनारसी दास जी भी आगरा की एक शैली में ही शिक्षित हुए थे। पंडित टोडरमल जी की सामान्य शिक्षा भी जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरापंथ शैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनके पूर्व बाबा बंशीधर जी उक्त शैली के संचालक थे। गूढ़ तत्वों के तो पंडित टोडरमल जी स्वयं बुद्ध ज्ञाता थे। लब्धि सार व छपना सार की संदृष्टियां आरंभ करते हुए वे लिखते हैं, शास्त्र विषय लिख्या नाही और बतावने वाला मिलिया नाही। हाँ, ये संदृष्टियां आपने देखी है, लब्धिसार और क्षपनासार की संदृष्टि। वो जो अंक हाँ गणित है। हाँ हाँ, उस अर्थ संदृष्टि और अंक संदृष्टि कहते हैं, मतलब शॉर्ट में पूरा लिखने को, पूरा हम्म लब्धिसार ग्रंथ को कुछ 40-50 पेज में संदृष्टियों से, मतलब कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज हम्म करके उसको लिखना, तो वो है संदृष्टियों का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि शास्त्र विषय लिखिया नहीं, विषय क्या लिखा नहीं, और बताने वाला मिलिया नहीं उनको। हाँ, मतलब शास्त्र को विस्तार से लिखा नहीं, संदृष्टियों के माध्यम से लिखा, और हाँ जो लिखा उसको बताने वाला नहीं मिला, हाँ, तो उन्होंने संदृष्टि। करेक्ट, अभी अभी देखेंगे आगे लिखा है ना, मतलब उसको पढ़ के उन्होंने खुद समझा, हम्म समझ के फिर उसको लिखा, हम्म और उसी को फिर ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने हिंदी में हम्म लिखा। तो उनका हम्म भी बहुत वो है, ज्ञान का हम्म, क्षोभशम कहने में, उसको समझ के हाँ उसको हिंदी में लिखा है। हाँ हाँ, उनकी भी डेली क्लास चलती है सर, उनकी लाइव चलती है। हाँ, दोनों की चलती है, कहीं कहीं पे जाते रहते हैं, अभी गजपंथा में थे, अभी शाम को कुछ परमात्मा प्रकाश का चल कभी रहा वो यूट्यूब में लिंक आ जाता था तो सुन लेते थे, पर कंटिन्यूटी, मतलब एक लिंक मिले और समय थोड़ा मिले अपने को तो कंटिन्यूअस सुन सकते हैं, वो है। हुआ हाँ, नहीं अभी तक। वो जैन तत्व चैनल पे है उनका, हाँ हाँ जैन तत्व चैनल पे है, बट यही है कि अभी इतने सारे, मतलब आप देखोगे रोज का टाइम, एक भी कोई किसी को फॉलो करना हो बहुत मुश्किल हो गया कि एक ही क्लास को फॉलो करे। हाँ तो इसमें यही है ना, बात कहा था ना, अपना विवेक बहुत जरूरी है, जितना समय मिला है उसमें मेरा प्रयोजन में सॉल्व हो, ना कि जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखूं, हाँ है ना। सो वो जो हाँ 3 मिनट का जो गंधर होता है, अगर उसका अपने टेक अवे है तो क्या होगा। हाँ 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 जो 3 मिनट गंधर दिया है, अगर आप बोलते हैं ना मैडम कभी भी ज्यादा टाइम नहीं देती थी, क्यों। हाँ, जो सार स्वरूप बात को कहो उसका तो सार सर जल्दी। मक्खन मक्खन क्रीम क्रीम निकाल लो बस, जो भी समझा है, और वो जो हमारे प्रयोजन का है। हाँ, ये मतलब अभी उसको लार्जर स्केल में मैं जो लगाता हूँ कि जितना भी अपनी आयु है, निश्चित हम्म है, उस आयु में बहुत सारे भटकन है, जैसे इतने सारे, अभी तो ज्ञान भी बहुत जगह से मिल रहा, लेकिन जी। मेरा प्रयोजन क्या है, वो हम्म 3 मिनट में मैंने अपनी विषय वस्तु बतानी है, टाइम हम्म फिक्स है। तो अब उसमें जैसे ही पता लगेगा तो मैं वही चीज करूंगा जो मुझे उससे वो पॉइंट को बताती है। ज्यादा भी हम्म कोई भी फालतू चीज उसमें डालूंगा तो मेरा या तो समय ज्यादा हो जाएगा, या मेरा पूरा बता नहीं पाऊंगा। तो कितना हम्म विवेक चाहिए, कितने उसके लिए परिश्रम चाहिए कि पहले पूरा लिखूं, पूरे पॉइंट लिखूं, फिर उसको ऐसा बोलूं, फिर प्रैक्टिस करूं कि वो 3 मिनट में पूरा हो जाए। हम्म ऐसे ही जितना आयु बची है उसमें मेरा आत्मानुभव का कार्य पूरा हो जाए, तो क्या फालतू समय में लीक हो रहा है टाइम, अगर उसको आदत में डालें तो अपने आप पता है। तो वही विवेक बहुत जरूरी है। अभी इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, बोल रहे थे ये भी पढ़ना है वो भी है, लेकिन उसको सेट कैसे करें। हाँ, वही बात है कि पढ़ तो लिया, अभी सार सार ग्रहण करना है। हाँ यस, बाकी सार समय में से। चलता रहे, कोई ना कोई ग्रंथ का किसी न किसी से सुनते रहे, वो कनेक्टिविटी रहे, लेकिन इमीडिएटली उसको अनुभव की ओर ले जाने का कार्य चले। तो उसके लिए वही है कि एटलीस्ट व्यवहार रूप से जो ध्यान है ना, आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही राइट स्टेप है। हम्म सर, ध्यान और प्रतिक्रमण, अभी कलकत्ता गई तो जया जी की जितनी भी बातें हुई, मुझे लगा प्रतिक्रमण जीवन में बहुत आवश्यक है। हम्म। हर समय जो घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं, क्रिया से, मन से, भावों से,
हम थोड़ा हिंसा रूप कार्य तो हो ही रहा है, आहत तो कर ही रहे हैं सबको। तो ये प्रतिक्रमण बहुत आवश्यक है, करते करते भावों से होने लगे तो हम्म बहुत अच्छी बात है। पहले तो शब्दों से ही रटते हैं, हम्म बोलते हैं, लेकिन भावों से होने लगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि लास्ट में मतलब मैंने सुना कि वो बिल्कुल बोलना जब उन्होंने बंद कर दिया था, बोल नहीं पाते थे। मतलब मेरे बच्चे, छोटी वाली लड़की थोड़ा बहुत जागरूक है, वो बोलती रहती थी कि बाबा आप याद करो, इतनी लंबी जिंदगी में आप कभी आपने किसी को दुख दिया है क्या, या आपने दुख आपसे आपको किसी से मिला है क्या, आप उनको क्षमा करते चलो। अभी आप नहीं बोल पा रहे हो ना, अभी घर गृहस्थी का और कोई ऑफिस का कोई काम नहीं है, बस आपका यही काम है। वो मतलब बहुत उनको बोलती थी, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। हाँ। इसी कार्य में दोनों तरीके से, एक तो ज्ञान के रूप में और एक्चुअल में करना। एक्चुअल मतलब वही जो अप्लाई करके कि विवेक लगा के उसको तर्क के साथ वस्तु व्यवस्था, अनुयोग, संयोग, वियोग, वो सारा चिंतन में भी आना चाहिए और इधर ध्यान का भी चले, हम्म है ना। हम्म क्योंकि हम्म। जब तक चिंतन में नहीं आएगा, उस पर श्रद्धा नहीं होगी, तो ज्ञान भी लगेगा ही नहीं एक्चुअली। हाँ हाँ ठीक है, चलिए रुके फिर ये हाँ कर लेते हैं। कहाँ तक हो गया? हाँ, ये कर लीजिए पूरा चैप्टर। हाँ। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। मूल ग्रंथों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़ लिख सकते थे। कन्नड़ भाषा और लिपि का ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। उसमें अध्यापकों के सहयोग की संभावना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में कन्नड़ के अध्यापन की व्यवस्था दुस्साध्य कार्य था। कन्नड़ एक कठिन लिपि है। द्राविड़ परिवार की सभी लिपियां कठिन हैं। उसको किसी की सहायता के बिना सीखना और भी कठिन था, पर उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया। और साधारण अभ्यास नहीं, वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। ब्रह्मचारी रायमल ने लिखा है, दक्षिण देशसु 5-7 और ग्रंथ ताड़पत्रा विषय कर्नाटी लिपि में लिख्या यहाँ पधारे हैं। ताकू मलजी बाँचे हैं, मतलब टोडर मलजी बाँचे हैं। हम्म वाका यथार्थ व्याख्यान करे हैं। वाक कर्नाटी लिपि में लिखी लिखी ले है, हम्म। मतलब लिख भी लेते हैं। हाँ, तो प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और कन्नड़, सभी भाषा, हम्म चारों भाषाओं का ग्रंथ था। हम्म। सर वो लोकल ढूंढारी में तो लिखा ही है जो पहले आया है प्रश्न। हाँ, यस। ठीक। बढ़िया, टोडरमल जी की महिमा आती है कि कैसे जीव भी होते हैं, हम्म मतलब बिना स्वार्थ के अध्यात्म की गहराइयों को लोगों जीवन मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा दी उन्होंने। यस। हम्म, चलिए। यहाँ रुकते हैं फिर, यस।